क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेना। कहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह एक सेंट्रल रोल अदा करता है किस फिनोमेना में। पहला आपका आइस फ्लोट इन वाटर। दूसरा है हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन देन टर्सरी इन एक्वस सॉल्यूशन। अगला है फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। और एक है आपका डाइमराइजेशन ऑफ एसिड इन बेंजीन। तो अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है इसका जो मेन चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल आपका होगा, एक एक करके हम बात करेंगे, है ना। एक एक करके बात करेंगे। देखिए, आइस फ्लोट इन वाटर, जो आइस होता है वह कहाँ पे तैरता है? वाटर में तैरता है। तो हम लोग जो इसके पीछे रीजन बताते हैं कि आइस जो बर्फ होता है वह वाटर में क्यों तैरता है, तो हम लोग कहते हैं कि आइस की डेंसिटी जो होती है वह क्या होती है? कम होती है इन कंपेयर टू वाटर। इन कंपेयर टू वाटर, है ना। वाटर की तुलना में आइस का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से जो आइस होता है वह वाटर में तैरता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोई भी अगर आपका मटेरियल है, अगर किसी लिक्विड में रख दिया जाए तो अगर उस मटेरियल की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है? कम है, तो वह तैरेगा, फ्लोट करेगा। और अगर उस मटेरियल जो कि लिक्विड के सरफेस पे रखा गया है, अगर उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो वह क्या होगा? उस लिक्विड में श्रिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा हम लोग बताते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन होता है कि हम लोग जानते हैं आइस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है ना, हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है अदर हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके अराउंड जो होते हैं चार वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए होते हैं, है ना। कितने मॉलिक्यूल सराउंड किए होते हैं? चार वाटर, हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वह अदर चार वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है? सराउंडेड होता है। अदर चार वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है? सराउंडेड होता है। और वाटर के अंदर, है ना, वाटर के अंदर जो आपका अरेंजमेंट होता है वह कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे आइस जो होते हैं उसकी डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वह किस तरीके से अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। किस तरीके से अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इस कारण से जो होता है कि वाटर यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस बच जाता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वह टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो आपको गैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे काफी गैप छूट जाता है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस स्टेट, इन आइस फॉर्म, इट लीड टू हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस या वैकेंट स्पेस इन द वाटर molecule between the water molecule, so density of ice will be low। इससे क्या होता है कि वाट डेंसिटी क्या हो जाती है? आइस की लो हो जाती है, क्योंकि आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के पीछे जो रीजन है यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैसे बॉन्ड लगता है आपका? तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब हुआ कि जो आपका कहीं ना कहीं आइस जो फ्लोट करता है वाटर के अंदर, तो आइस का लो डेंसिटी होने की पीछे जो वजह है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि वाटर मॉलिक्यूल में भी आपका है
वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम है। तो यहाँ ओवरऑल ये है कि यहाँ पे रोल अदा करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला है कि हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन देन टर्सरी एमीन इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी एमीन जिसका जनरल फार्मूला होता है RnH2, इसकी जो आपकी बेसिसिटी होती है ना, वह ज्यादा होती है इन कंपेयर टू टर्सरी एमीन, इन कंपेयर टू टर्सरी एमीन। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। टर्सरी एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है NRR, है ना। अगर मैं बात करूं, देखो दैट इज 1 डिग्री एमीन, ये क्या है आपका 3 डिग्री एमीन। तो के अंदर वाटर के अंदर क्या बोल रहा था कि हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन देन टर्सरी एमीन इन एक्वा सोल्यूशन, यानी वाटर के अंदर क्या होगा कि इसकी जो बेसिसिटी होगी प्राइमरी एमीन की वो ज्यादा होगी इन कम्पेयर टू टर्सरी एमीन। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है कि ये जो एमीन होता है, वह एमीन क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, वह कुछ इस तरीके का कटायन बना लेता है, कुछ इस तरीके का अमोनियम आयन बना लेता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यानी इसका एक मॉलिक्यूल, 1 डिग्री एमीन का एक मॉलिक्यूल जो है, 1 मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो आपका, देखो हम जानते हैं कि बेस क्या करते हैं, तो बेस क्या करते हैं, बेस का काम होता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में जो स्पीसीज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। सॉरी, लुईस एसिड नहीं, उसे कांजुगेट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांजुगेट एसिड। तो कांजुगेट कांजुगेट एसिड जो होगा वह जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, वह जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह बेस क्या होगा, उतने ज्यादा उसकी बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो आप यहाँ पे 3 डिग्री की बात करते हो, तो 3 डिग्री अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो क्या होने वाला है। तो अगर आपका 3 डिग्री प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ इस तरीके का अमोनियम आयन बनेगा, है ना। अब ये जो है इसका, यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, तो यह एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 1। इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो ए 3 डिग्री से जो आपका कांजुगेट एसिड बन रहा है वह क्या है, लेस स्टेबलाइज है, और जबकि इसका जो कांजुगेट एसिड है मोर स्टेबलाइज है। इसके अब बेस कांजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना, उतना ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी इन कम्पेयर टू 3 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे ये बात सही है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का आपका रोल है। अगला है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है HCOH, और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है एसिटिक एसिड में, ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से इसका जो कांजुगेट बेस बनता है, क्या बनता है, कांजुगेट बेस बनता है, वह क्या होता है, लेस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, लेस स्टेबलाइज होता है। इसका कंजुगेट जो बेस बनता है वो क्या होता है, मोर स्टेबलाइज होता है। इसीलिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है आपका, ज्यादा स्टेबलाइज होता है, ज्यादा आपका एसिडिक होता है ना। क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। अगर कोई एसिड है, उसका कांजुगेट जो बेस है, कांजुगेट बेस क्या होता है, तो किसी भी एसिड से जब प्रोटॉन निकाल देते हो तो जो पार्ट बचता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कांजुगेट बेस। कांजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वह एसिड क्या होगा, उतने ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। इसी तरीके से किसी बेस का कांजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो रोल नहीं है, इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर जो आपका एसिटिक एसिड होता है वह क्या होता है, आपका डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज हो क्यों जाता है, क्यों डाइमराइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। कैसे,
कुछ इस तरीके से आपका, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ये दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं वह डाइमराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेला है। तो यानी 54 का जो होगा वह A B C तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, कि द पेयर ऑफ रिएजेंट दैट इल्ड ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज। तो आपका यहाँ पे देखोगे सोडियम विथ एक्सेस अमोनिया, सोडियम एंड एक्सेस अमोनिया। तो हमें पता है कि अगर हम क्या करें, सोडियम को लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व कर दे, सोडियम क्या करता है, सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करता है। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है आपका, बहुत सारे आपके जो अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं उसको सराउंड कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसके क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन, अच्छा, मान लो कोई आपका ये लिक्विड अमोनिया है, क्या है, लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर हम सोडियम को क्या करें, डिसॉल्व करें, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस इलेक्ट्रॉन को अमोनिया जो मॉलिक्यूल होंगे वो सराउंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अमोनिकल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनिकल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। अच्छा, अगर पोटेशियम और एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, K2O, दैट इज क्या, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है। ऑक्सीजन जब एक्सेस में होगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है वो भी पैरामैग्नेटिक होता है। यानी ए वाला तो आपका यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया क्या बनाएंगे आपके, एक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर आपका पोटेशियम और एक्सेस ऑक्सीजन भी क्या करेगा आपका, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर जब होगा आपका नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट तो आपको बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ इसके साथ में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, प्लस वाटर आपका बनेगा ही बनेगा। ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। तो यानी ये भी आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। बाकी कह रहा है कि O2N2 इथाइल एंथ्राकिनोल, ये आपके यहाँ पे ये जो आपका स्पीसीज बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा। तो सही आंसर होगा A B and C। अगला क्वेश्चन है कि द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज। कह रहा है कि यहाँ पे द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का मतलब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह आपका किस तरीके से डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, पर डिपेंड करता है आपका किस बात पे, इनवर्स क्यूब वाला। अच्छा, देखो, मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में कई टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। अगर मान लो कि आपका क्या है, कि दो मॉलिक्यूल है, तो दोनों, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई प्रकार का होता है। उनमें में से कौन सा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह आपका
डिस्टेंस के डिपेंड ऑन द इनवर्स क्यूब। किस पे? इनवर्स क्यूब यानी 1/r क्यूब। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इस तरीके से आपका डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्स के फॉर्म में डिपेंड करेगा? तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह आपका इनवर्स क्यूब के प्रोपोर्शनली होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वह डिस्टेंस के कैसे होगा? डिस्टेंस के क्यूब इनवर्स ऑफ इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्यूब के एंटी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में क्या करेगा? डिपेंड करेगा।